हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशंस। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो बच्चों, सिंपल इक्वेशंस यानी सरल समीकरण, ये है आपका चैप्टर का नाम। ठीक है, जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे, देखिए ये हमने पिछले सेशन में यहाँ पे क्वेश्चन किया था। क्या है, आपको इक्वेशन दी हुई है और उससे आपको क्या है, स्टेटमेंट दी है, यहां से इक्वेशन आपको बनानी थी। ये आपको अच्छे से आ गया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे वो ये है कुछ। अब इस केस में आपको क्या करना है, देखिए इक्वेशन दी है और यहां से स्टेटमेंट आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? स्टेटमेंट लिखनी है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए बच्चों इनको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट पार्ट की, तो इसमें क्या गिवन है, p कोई नंबर है, उसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो आंसर 15 आ जाएगा। यही है इसका मतलब। तो आप लिख सकते हैं द सम ऑफ अ नंबर p एंड 4 इज 15। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 7 subtracted from m is 3। m में से अगर 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं इजीली। अगली स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक नंबर में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 टाइम्स m इज 7। ठीक है, इस तरह से लिख के ये स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी। 4 से देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे, द नंबर m is divided by 5 gives 3। अगर मैं m को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब अगला देखिए 3 by 5 इंटू m, तो आप लिखेंगे 3 5th of m is 6। है ना सिंपल, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए अब अगला पार्ट, 6th पार्ट। क्या बोला है, 3 टाइम्स 3 टाइम्स p is
added to 4 gives 25, मतलब P को 3 से गुना करके उसमें 4 जोड़ देंगे तो 25 मिलेगा। ठीक है, 7th पार्ट। अब इफ यू, अपनी तरह से आप स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट से इक्वेशन यही आनी चाहिए। तो एक से ज्यादा अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जैसी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं वैसी होगी। इफ यू टेक अवे 2 from 4 times P, you get, क्या मिलता है? 18। ठीक है, अब ये लास्ट वाला पार्ट है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, होमवर्क में हो जाए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस आपको दे दिए हैं। ठीक है, और इस केस को देखते हुए आपको इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम इक्वेशन इसकी बना सकते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट समझेंगे। इरफान सेज that he has 7 marbles, more than 5 times the marble Parmit has. इरफान has 37 marbles. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए, इरफान क्या बोलता है कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है। ठीक है, किससे ज्यादा है? जितने परमित के पास हैं उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए जाएं, ठीक है, तो उससे भी उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं। और इरफान के पास कितने मार्बल हैं? 37 है। तो हमें परमित के मार्बल भी नहीं पता, इरफान के पास कितने मार्बल हैं ये पता है। अब इससे इक्वेशन कैसे सेट करेंगे ये समझना। तो यहाँ पे परमित के मार्बल नहीं पता, इसको हम क्या मान लेते हैं? कोई भी वेरिएबल मान लीजिए। ठीक है, लेट द मार्बल्स दैट परमित हैज इज इक्वल टू एक्स मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, m मान लो। यहाँ m जैसे हिंट दी है तो आप m भी मान सकते हैं, और चलिए हम m ही मान लेते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। अब इसकी हेल्प से हम इक्वेशन कैसे सेट करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि परमित के पास जितने मार्बल हैं, कितने हैं? m हैं, उसका 5 गुने से 7 अधिक किसके पास है? इरफान के पास। तो कितने हो गए? 5m + 7 इज इक्वल टू 37। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, Lakshmi's father is 49 year old. He is 4 year older than 3 times Lakshmi's age. तो यहाँ पे लक्ष्मी की एज मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी x years। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप x मान लेंगे तो बताइए क्या इक्वेशन बनती है कि लक्ष्मी के जो फादर हैं
वो 49 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और इसमें दिया है कि ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, कि जो लक्ष्मी की एज है, क्या है लक्ष्मी की एज, x ईयर्स, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 4 जोड़ दें तो लक्ष्मी के फादर की एज आ जाएगी, जो कि है 49। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, इनको इरेज कर देते हैं पहले। क्या बोला गया है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest marks obtained by a student in her class are twice the lowest marks plus 7. The highest scorer is 87. तो लोवेस्ट स्कोर क्या होगा नहीं पता, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे L मान सकते हैं हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द लोवेस्ट स्कोर बी L। लोवेस्ट स्कोर अगर L मान लिया तो क्या बोला है टीचर ने कि जो लोवेस्ट स्कोर है, ठीक है, उसको ट्वाइस कर दो, यानी लोवेस्ट स्कोर का ट्वाइस प्लस 7 कितना है, 87 है। ये इक्वेशन हो गई। फोर्थ देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हों, ठीक है, दो साइड्स इक्वल हों, उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, मान लीजिए ये और ये साइड इस ट्रायंगल के अगर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ बेस एंगल, ठीक है। तो जो बेस एंगल है उसका ट्वाइस हो गया आपका वर्टेक्स एंगल। तो अब देखिए, अगर मैं बोलूं लेट द बेस एंगल बी बी, ठीक है, तो बेस एंगल को मैंने बी मान लिया, तो वर्टेक्स एंगल मतलब ये जो बेस एंगल है इसका 2 गुना है, अगर ये बी है तो ये 2b है, और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसीलिए ये भी बी होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ऑफ लिख लीजिए, ऑफ बेस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब जो वर्टेक्स एंगल है वो 2x है, जो बेस एंगल है वो हमारे पास b है, और दूसरा, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने तीनों एंगल्स को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर लिख दिया। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब इक्वेशन बनानी आ गई हमको, है ना। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर स्टेटमेंट गिवन है वो इजीली बना सकते हैं, इक्वेशन से स्टेटमेंट बना सकते हैं, स्टेटमेंट से इक्वेशन बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, है ना। अब सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन, ठीक है, ये एक सवाल है। तो एक तो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखा, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब हम
उसमें ट्राई करते रहेंगे। वो मेथड क्या है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड में बताता हूँ। देखिए, कोई भी जब इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होती है तो हम उसमें वैल्यूज रख के देखते हैं, ठीक है, ट्राई करते रहेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे आपको एल की वैल्यू निकालनी है थर्ड पार्ट में, क्या हो सकती है एल की वैल्यू, हम वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। एल की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, फिर 2, फिर 3। लेकिन अब अगर एल की वैल्यू 35 हुई तो 35 तक आप ट्राई करते रहेंगे क्या, है ना। तो ये तो एक रैंडमली बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। इसीलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा तरीका यहाँ पे सीखेंगे, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक मेथड। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है। एक सिस्टमैटिक मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब जो ट्रायल एंड एरर मेथड था फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन में बी टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभार हो सकता है आपका आंसर 1-2 बार में आ जाए, मतलब 2-3 मिनट के अंदर आंसर आ जाए, हो सकता है ट्रायल एंड एरर मेथड से। लेकिन ये हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाए, 5 मिनट भी लग जाए, 10 मिनट भी लग जाए, हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए। इसीलिए कोई श्योरिटी नहीं है ट्रायल एंड एरर मेथड की। तो हम क्या करते हैं, ये एक डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने का ये डायरेक्ट मेथड तो नहीं है। सो वी शैल स्टडी सिस्टमैटिक मेथड, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है आपका, और बैलेंसिंग मेथड ऑफ सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे सब। अब देखिए, जब बैलेंसिंग की बात आती है बच्चों, ठीक है, जब आती है बैलेंसिंग की बात, तो एक सिंपल इक्वेशन जो है, सिंपल इक्वेशन समझते हैं, सरल समीकरण। सिंपल इक्वेशन यानी सरल समीकरण कैन बी कंपेयर्ड विद अ वेइंग बैलेंस। अब देखिए, आजकल तो ज्यादातर डिजिटल बैलेंस चलते हैं, है ना, डिजिटल तराजू चलते हैं आजकल। डिजिटल कैसे, भाई एक तराजू होता है और उसके सामने देखिए, ऐसे मान लो एक तराजू अगर है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मान लीजिए एक तराजू है और यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिलेगी, ठीक है। उस पे जो भी आपका वेट रहेगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जो भी वजन रहेगा वो डिस्प्ले पे दिख जाएगा। यहाँ पे हमने कोई भी आइटम रखा, ठीक है, 10 केजी का आइटम रखा तो इस डिस्प्ले में आ जाएगा बस। लेकिन पहले कुछ ऐसे तराजू रहते थे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तराजू में क्या होता था, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वेट रखा, ठीक है, वेट मतलब मान लीजिए आपने चीनी ली, ठीक है, चीनी रखी 8 केजी। तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे उसको वजन करने के लिए, देख के तो आप नहीं बता सकते ना कि कितनी चीनी है, 8 केजी लेनी है। तो एक तरफ आप क्या रखते थे भाई, लोहे का कुछ ऐसा बट्टा टाइप होता था, ठीक है, जो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में रख सकते थे, ठीक है। ये 8 केजी का है मान लो, ये डिफाइंड है आपके पास। तो इसको अगर आप इधर रखोगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शुगर रखोगे, चीनी, तो आप तब तक डालोगे जब तक चीनी डालते रहेंगे। कब तक डालते रहेंगे, जब तक ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना हो जाए। कोई भी नीचे झुका नहीं होना चाहिए, दोनों में से दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए। तो बैलेंस हो गए, मतलब उतना आपको सामान मिल जाएगा। तो ये थे पहले के तराजू बच्चों आपके। अब इससे समझते हैं, तराजू समझ गए ना, ये बैलेंसिंग वाले तराजू होते थे, पहले चलते थे ये। अब इनका यूज कम हो गया है, फिर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं ये वाले। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, दो साइड होती है, ठीक है। इक्वेशन देखा होगा आपने, इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर टू पेन्स। तो इनको दो आप पेन मान लीजिए,
इक्वेशन कैसी होती थी हमारी, देखिए जैसे x + 5 = 8, तो ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस तराजू से कंपेयर कीजिए, जो साइड है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये इस तराजू के दो पैन मान लीजिए, एक ये हो गया एक ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, द इक्वलिटी सिंबल, जो इक्वल टू का सिंबल है वो बताता है दैट द टू साइड्स आर इन बैलेंस एज शोन इन फिगर बिलो। तो बीच में जो ये इक्वल टू का साइन है ना, ये हमें बताता है कि ये दोनों साइड बैलेंस है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको इसका एक इंट्रो दे दिया है कि हम इसको किस तरह से करने वाले हैं, एक तराजू से कंपेयर हम करेंगे इक्वेशन को और उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। आज आपको क्या करना है, इस पे तराजू पे रिसर्च करनी है आपको। भाई जिसको नहीं पता कि ये कैसा है तराजू, एक बार आप सर्च करके देखें, कहीं अगर आपको मिलता है, आपके घर में है या कहीं किसी शॉप पे आसपास है, तो एक बार देखिए ये इस टाइप की तराजू कैसी होती है। अगले सेशन में फिर इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि भाई अगर स्टेटमेंट दी हो तो उससे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम, ये हमने सीखा अच्छे से, ठीक है। और अब इक्वेशन सॉल्व करना भी हम सीखेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसीलिए डायरेक्ट या फिर सिस्टमेटिक मेथड हम सीखेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए तराजू क्या होती है, ठीक है। बैलेंस वेट कैसे करते हैं उसमें, जो पुरानी तराजू थी, डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, तो उसके बारे में थोड़ा आप अपने होमवर्क में, यही है आपका होमवर्क, कि थोड़ा आप पता करके आएंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।